तो दोस्तों, इन्वेस्टिंग आइडिया चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कुछ दिनों पहले ही हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने इस साल का यूनियन बजट पेश किया है। हर एक साल बजट के बाद हम ये एनालाइज करते हैं कि बजट में जो अनाउंसमेंट हुई है उससे कौन कौन सी इंडस्ट्रीज को फ़ायदा होगा और कौन सी इंडस्ट्रीज को नुकसान होगा या कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि 2021 के यूनियन बजट से किस इंडस्ट्रीज को फ़ायदा पहुंचेगा और उससे रिलेटेड कौन कौन से स्टॉक्स जो है वो फ़ायदे में रहेगी। इन स्टॉक्स पर हम नज़र रख सकते हैं और अगर जो स्टॉक्स अच्छा रिटर्न देगी ऐसा लगे हमें तो हम उनको अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। लेकिन चर्चा शुरू करने के पहले मैं चाहता हूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि ऐसी सारी इन्फॉर्मेशन आपको मेरे वीडियो के ज़रिए पहुँच सके। तो चलिए अब देखते हैं कि वो इंडस्ट्रीज और वो स्टॉक्स कौन कौन से हैं। तो दोस्तों, पहली जो इंडस्ट्री है जिस पर बहुत ज़्यादा फोकस रखा गया है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री। इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री को बूस्ट करने के लिए फाइनेंस मिनिस्टर्स ने 3 कदम उठाए हैं इस यूनियन बजट में, जिनमें पहला जो कदम है सेटिंग अप ऑफ डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यानी कि DFI। किसी भी प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए फंड्स की ज़रूरत होती है। इसी उद्देश्य से ये DFI सेटअप की गई है, जिसमें गवर्नमेंट ने इनिशियली 20,000 करोड़ का फंड एलोकेट किया है और उनका टारगेट है कि अगले 3 साल में इसका पोर्टफोलियो जो है वो 5 लाख करोड़ तक हो जाए, जिससे किसी भी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में कोई भी फाइनेंशियल दिक्कत नहीं आए। सेकेंड स्टेप है नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन। अब गवर्नमेंट ने टारगेट रखा है करीब 5 लाख करोड़ का DFI में, तो ये पैसा आएगा कहाँ से? इसी कमी को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट ने ये मोनेटाइजेशन पॉलिसी लाई है। जो भी कंप्लीटेड या रनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं उनको मोनेटाइज किया जाए, जिससे फंड इकट्ठा हो सके प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI जो रोड्स के प्रोजेक्ट देखती है, उनसे 1 लाख करोड़ आने की उम्मीद है टोल टैक्स के जरिए। वैसे ही रेलवेज अपने डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर एसेट्स को मोनेटाइज करेगी फॉर ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस। उन एयरपोर्ट्स को भी मोनेटाइज किया जाएगा ऑपरेशंस एंड मैनेजमेंट के लिए जो अभी तक मोनेटाइज नहीं हुए हैं। तो यहाँ से जो है वो फंड्स कलेक्ट होंगे जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करने में काम आएंगे। थर्ड स्टेप है गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर एलोकेशन को 34.5% बढ़ाकर, यानी पिछले बजट से 34.5% बढ़ाकर 5.4 लाख करोड़ कर दिया है। साथ ही साथ स्टेट्स एंड ऑटोनोमस बॉडीज़ के लिए भी कैपिटल एक्सपेंडिचर 2 लाख करोड़ का अलॉट किया है। तो गवर्नमेंट का पूरा जोर है इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करने में और इसका सीधा फ़ायदा पहुंचेगा इस इंडस्ट्री से रिलेटेड जो स्टॉक्स हैं उनको इसका फ़ायदा पहुंचेगा। इनमें मैं 3 तरह के स्टॉक्स को रखूँगा। एक तो जो कि रेलवे से रिलेटेड स्टॉक्स हैं, दूसरा रोड प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो स्टॉक्स हैं और तीसरा एयरपोर्ट से रिलेटेड जो स्टॉक्स हैं। तो आइए देखते हैं वो कौन कौन से स्टॉक्स हैं इस इंडस्ट्री से रिलेटेड। मैं यहाँ किसी स्टॉक्स का एनालाइज नहीं करूँगा, केवल बताऊँगा कि वो कौन कौन से स्टॉक्स हैं, क्योंकि फिर अगर मैं एनालाइज करने जाऊँ तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। अगर रेलवे से रिलेटेड स्टॉक्स देखें तो पहला जो स्टॉक्स है वो आता है रेल विकास निगम लिमिटेड, जो कि एक रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है। तो इसका आप देखोगे तो ये प्राइस जो अभी चल रहा है 30 के आसपास चल रहा है, 31 के आसपास चल रहा है। एंड इसने 52 वीक का हाई इसका है 30.555 एंड 52 वीक का जो लो है 10 रुपीज़ है। दूसरा जो स्टॉक है वो है राइट्स लिमिटेड। ये प्राइमरीली जो है कि इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी कंपनी है जो कि स्पेशलाइज्ड है ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में, खासकर जो रेल ट्रांसपोर्ट है, एयरपोर्ट ट्रांसपोर्ट है या पोर्ट्स ट्रांसपोर्ट है, उसमें ये स्पेशलाइज करती है। इसका भी अगर आप देखो तो प्राइस अभी जो चल रहा है 258 रुपीज़ के आसपास चल रहा है। एंड इसका जो 52 वीक का है 328 एंड 52 वीक का लो जो है 190। अगर आप देखोगे 52 वीक के लो से करीब करीब 60-70% ऑलरेडी अप हो चुकी है अगर देखा जाए पिछले 1 साल में। तो थर्ड जो कंपनी है जो कि रेलवे से ही रिलेटेड है वो है इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, जो कि पहले इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन लिमिटेड के नाम से जानी जाती थी। ये भी रेलवेज के प्रोजेक्ट्स को कंस्ट्रक्ट करती है, खासकर जो डिफ़िकल्ट प्रोजेक्ट्स होते हैं, जो काफ़ी कठिन प्रोजेक्ट होते हैं, उसको ये कंप्लीट करती है। और ये इंडिया के अलावा बाहर के भी प्रोजेक्ट्स अब लेने लगी है। इनका आप देखो तो अभी जो प्राइस चल रहा है 85.65 के लगभग चल रहा है एंड 52 वीक का जो हाई है 120 रुपीज़ के आसपास है एंड 52 वीक का जो लो है 58 रुपीज़ के आसपास। तो ये जो थे वो रेलवे से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स थे।
अब रोड रिलेटेड जो प्रोजेक्ट है उनका भी देख लेते हैं। रोड रिलेटेड जो प्रोजेक्ट में काम आएंगे वो है एक एनसीसी लिमिटेड, जो कि रोड्स के हाईवेज के प्रोजेक्ट्स लेती है। तो एनसीसी लिमिटेड का आप देखो तो प्राइस ये ऑलमोस्ट करीब करीब हाई चल रहा है, 52 वीक के हाई के आसपास ये ट्रेड कर रही है। 85.65 इनका हाई है। एंड आप देखो तो 83, ये 5 फरवरी का जो इनका क्लोजिंग ट्रेडिंग प्राइस था वो 83। एंड आप देखो 52 वीक का जो लो है इनका 15.85, यानी करीब करीब ये अपने 52 वीक के लो से ऑलमोस्ट 5.5 टाइम्स ये कवर कर चुकी है। तो उस समय जिन्होंने इस स्टॉक को लिया रहेगा उनको काफ़ी फ़ायदा पहुंचा रहेगा अभी तक। एंड आगे भी उम्मीद है कि सिंस ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पे काफ़ी बूस्ट होने वाला है तो काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स जो है वो एनसीसी लिमिटेड को मिलेंगे, खासकर जो रोड रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हैं। रोड रिलेटेड प्रोजेक्ट्स ही और भी एक कंपनी है पीएनसी इंफ्राटेक लिमिटेड, जो कि बेसिकली कंस्ट्रक्शन में है, रोड कंस्ट्रक्शन में भी है और रियल एस्टेट के कंस्ट्रक्शन में भी है। तो इनका फ़ायदा इस कंपनी को भी मिलेगा। अगर आप देखो तो ये भी करीब करीब अपने 52 के हाई के आसपास ही ट्रेड कर रही है, 245 चल रही है, जबकि हाई इनका रहा है 268 रुपीज़ एंड लो जो रहा है वो 80 रुपीज़। तो ये भी अपने जो लो है उनसे करीब 3 टाइम्स एबव ये ट्रेड कर रही है। अगले जो कुछ कंपनी है एक बताता हूँ, ये लार्सन टुब्रो लिमिटेड। इनको ये किसी पहचान के मोहताज नहीं है, एवरी वन नोज व्हाट लार्सन एंड टुब्रो इज़ ऑल अबाउट। एल&टी काफ़ी अच्छी कंपनी है, कई सारे इन्वेस्टर्स को ये काफ़ी पैसा बनाकर दे चुकी है। एंड अभी ये जो चल रहा है इनका प्राइस जो चल रहा है 1516 रुपीज़ चल रहा है। एंड 1593 जो हाल ही में इन्होंने बनाया है 52 वीक का हाई, एंड 52 वीक का जो लो है 661। सो ये जो एल&टी का जो प्राइस है पिछले 3 महीनों में काफ़ी बूस्ट हुआ है। एंड इनको कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड प्रोजेक्ट्स मिले हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर की ये बहुत बड़ी कंपनी है। एंड मैं बोलूँगा ये जो है एल&टी जो है वो हर एक को पोर्टफोलियो में शामिल करना चाहिए, बिकॉज ऐसा मेरा व्यू है। मैंने भी एल&टी का अपने पोर्टफोलियो में शामिल करके रखा है लॉन्ग टर्म के लिए। तो मुझे लगता है ये हर एक को भी पोर्टफोलियो में, चाहे तो आप देख सकते हैं हर एक डिप पे, जब भी ये डिप हो आप चाहे तो खरीद सकते हैं काफ़ी। हालांकि काफ़ी ये ऊपर अभी ट्रेड कर रही है 1500 के आसपास, बट ये कंपनी जो है कई बार बोनस भी देती है, स्प्लिट भी होती है, साथ में डिविडेंड भी हर एक साल देती है। तो जब भी आपको मौका लगे, जब भी डिप हो, इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी हो, आप चाहे तो इसको जा सकते हैं। नेक्स्ट जो है इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, जो बेसिकली जो है पोर्ट्स पे भी गवर्नमेंट का काफ़ी ध्यान है, बिकॉज पोर्ट्स के थ्रू जो बंदरगाह होते हैं जिनसे हम काफ़ी सारे एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट करते हैं, बाहर दूसरे देश में भेजते हैं या दूसरे देश से सामान मंगवाते हैं। सो ये जो है अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड, जो कि अदानी ग्रुप की कंपनी है, इसको भी फ़ायदा पहुंचने वाला है। बिकॉज पोर्ट पे अगर पोर्ट से रिलेटेड अगर कुछ भी डेवलपमेंट होती है इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो गुजरात में ये बेस्ड है एंड गुजरात में काफ़ी फोकस रहा है खासकर पोर्ट से रिलेटेड। तो आप देखो तो अभी ये जो प्राइस जो इसकी चल रही है 567 के आसपास चल रही है, एंड 573 आप देख रहे हो इनका जो हाई रहा है 52 वीक का एंड लो रहा है 203 रुपीज़। तो इसको भी आप ट्रैक कर सकते हो, ये भी अच्छा प्रॉफिट दे सकती है आने वाले कुछ दिनों में। नेक्स्ट जो सेक्टर है सीमेंट इंडस्ट्री, बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर पे इम्पैक्ट फोकस है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर को कंप्लीट करने में जो प्रोडक्ट्स लगेंगे, जो रॉ मटेरियल्स लगेंगे, वो ऑब्वियसली सीमेंट्स तो लगेगा ही, बिना सीमेंट्स के तो कंप्लीट होंगे नहीं। तो इसलिए इसका जो है डायरेक्ट फ़ायदा जो है वो इनडायरेक्ट फ़ायदा वो सीमेंट इंडस्ट्री को भी पड़ेगा। अब सीमेंट इंडस्ट्री में जो एक दो जो मुझे लगता है वो मैंने सेलेक्ट किए हैं, वो है एक तो है अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड। ये बेसिकली देखा जाए तो आदित्य बिरला ग्रुप की ही कंपनी है, फ्लैगशिप कंपनी है। तो इसका प्राइस अगर आप देखोगे तो 6352 के आसपास चल रहा है, एंड जो हाई इन्होंने बनाया 6399 वो 5 फरवरी को ही बनाया है, यानी कि जो लास्ट ट्रेडिंग डे था उसी दिन उन्होंने अपना हाई बनाया 52 वीक का। एंड देखो ये 52 वीक का लो जो है 2910। तो ये भी करीब करीब 2 गुना से ज़्यादा पैसे अपने इन्वेस्टर्स को करके दे चुकी है, पिछले 1 साल में 2 गुना करके दे चुकी है। तो ये भी बहुत अच्छा स्टॉक है सीमेंट का, जिस पे आप नज़र रख सकते हैं। सेकंड जो स्टॉक है वो है बिरला कॉरपोरेशन लिमिटेड। सो बिरला कॉरपोरेशन लिमिटेड ये भी बिरला ग्रुप की ही है। तो अब देखो इसका जो प्राइस चल रहा है वो 830 के आसपास चल रहा है, एंड इसका जो हाई है 842 वो भी इसने बनाया है 5 फेब को ही। अब देखो उसी दिन डे रेंज का हाई है 842 एंड 52 वीक का लो है 372।
तो अगर सीमेंट सेक्टर की बात करें तो आप ये दो स्टॉक्स पर नज़र रख सकते हैं। इसके अलावा भी और भी कई सारे सीमेंट्स की कंपनी हैं, बट ये इन पे भी आप ज़रूर ट्रैक रखिए बिकॉज इनमें काफ़ी हाई चांसेज है, बिकॉज अल्ट्राटेक एक बहुत बड़ा नाम है सीमेंट सेक्टर में। इसी से रिलेटेड अगली जो सेक्टर है जिस पे गवर्नमेंट का फोकस रहा है वो है रियल एस्टेट सेक्टर, जो कि पिछले साल काफ़ी ख़राब स्थिति में थी और इस पे काफ़ी बूस्ट अभी ये यूनियन बजट में दिया गया है कि रियल एस्टेट सेक्टर को भी बूस्ट किया जाए। जैसे गवर्नमेंट ने जो अनाउंस किया है, खासकर जो अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट है, सो अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में ये काफ़ी काम आएगा, रियल एस्टेट सेक्टर को काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना जो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है, जिसमें टारगेट है कि 31 मार्च 2022 तक 2 करोड़ होम्स जो है अर्बन पुअर है उनको दिया जाए। तो इसका जो फ़ायदा मिलेगा वो मिलेगा रियल एस्टेट जो कंपनीज है, खासकर जो छोटे यानी कि मिडिल क्लास इनकम या लोअर इनकम ग्रुप को टारगेट करके प्रोजेक्ट्स बनाती हैं, उनको वो फ़ायदा मिलेगा। तो इसमें जो अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट में जो जाना माना नाम है वो है कोल्टे पाटिल डेवलपर्स लिमिटेड। सो आप देखो तो इसका प्राइस जो अभी चल रहा है 285 चल रहा है, 270 चल रहा है। 285 जो है इनका 52 वीक का हाई है एंड 52 वीक का लो है 103। तो ये फ़ायदा मिलने वाला है कोल्टे पाटिल ग्रुप को भी इसका जो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है बजट में अफोर्डेबल हाउसिंग में। दूसरी जो कंपनी है वो है प्रेस्टीज एस्टेट्स प्रोजेक्ट्स लिमिटेड। ये कई सारे लोगों ने नाम नहीं सुना होगा, बट रियल एस्टेट की एक अच्छी कंपनी है। आप देखो तो इसका 52 वीक का जो हाई है वो है 386 एंड जो लो है 133 है एंड अभी जो है 281 पे चल रही है। तो काफ़ी आप देखोगे तो कभी हाई रेंज पे चल रही है। अगर आप कंपेयर करोगे इसके 52 वीक के हाई से तो ये अपने ऊपर के ही रेट पर ट्रेड कर रही है। बट इसमें काफ़ी उम्मीद है ये दोनों स्टॉक्स में भी कि जैसे ही प्रोजेक्ट्स स्टार्ट होंगे रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट्स तो ये फ़ायदा मिलेगा इन दोनों स्टॉक्स को ही। इसी के साथ रियल एस्टेट सेक्टर के साथ ही अगर रियल एस्टेट में है तो लोग को हाउसिंग फाइनेंस की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो आप अगर नज़र डालोगे तो सब एक से एक रिलेटेड आपको नज़र आ रहा है। एक इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड सीमेंट, उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड रियल एस्टेट है। सो रियल एस्टेट से रिलेटेड अगर कोई रियल एस्टेट में जाएगा तो फंडिंग के लिए या होम लोन के लिए तो उनको होम लोन लेना पड़ेगा, तो हाउसिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन जो है, तो HFC जो कंपनी है वो भी इन हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को इसलिए भी फ़ायदा होगा क्योंकि गवर्नमेंट ने अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस के लिए जो लोन पर मिलने वाले एडिशनल डिडक्शन इन इनकम टैक्स जो कि 1.5 लाख तक के लिए होता है उसको 31 मार्च 2022 तक के लिए एक्सटेंड कर दिया है। तो कई लोग जिन्हें घर लेना है पर किसी रीज़न से डिले कर रहे हैं कि बाद में लेंगे, तो वो भी जा सकते हैं होम खरीदने के लिए और लोन ले सकते हैं ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। सो इसमें जो कंपनी है जिनको फ़ायदा मिलेगा LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। सो ऐसे तो कई सारी कंपनियां जो हाउसिंग लोन देती है, बट ज़्यादा फ़ायदा जो अफोर्डेबल यानी कि जिनका टारगेट ग्रुप जो रहता है मिडिल इनकम ग्रुप या लो इनकम ग्रुप, वो LIC हाउसिंग फाइनेंस एक ऐसी कंपनी है जो टारगेट करती है। तो इसका आप देखो तो 433 चल रहा है इनका भी प्राइस एंड 463 जो है इनका 52 वीक का हाई है एंड अगर 52 वीक का लो देखोगे तो 185 है। सो ये भी करीब करीब 52 वीक के लो से 2 गुने से ज़्यादा ट्रेड कर रही है फ़िलहाल। एंड जो दूसरी जो कंपनी है वो है रेपको होम फाइनेंस लिमिटेड। ये भी जो है वो फोकस करती है स्मॉल बजट फाइनेंस जो रहती है उन्हीं को प्रोजेक्ट्स को वो फोकस करती है और मिडिल इनकम एंड लो इनकम ग्रुप को ही फोकस करती है। तो इसका अगर प्राइस देखोगे तो अभी 359 जो है हाई है 52 वीक का एंड लो है 90। ये भी करीब करीब 4 टाइम्स हो चुकी है आप देखो तो एंड 260 ये कभी अभी प्राइस चल रही है। थर्ड जो कंपनी है इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, ये भी बहुत अच्छी कंपनी है जिसको आप ट्रैक कर सकते हैं। ये अभी फ़िलहाल चल रही है 215 में एंड 52 वीक का जो हाई है 361 एंड 52 वीक का जो लो है 81 है। सो अगर आप देखो तो इसमें अभी काफ़ी ग्रोथ पोटेंशियल नज़र आ रहा है। अभी भी ये अपने जो 52 वीक की हाई है उससे काफ़ी नीचे ट्रेड कर रही है, तो इसमें काफ़ी पोटेंशियल है। एंड जब ये बजट के बाद जो अभी जो काफ़ी सारे लोन्स लेंगे लोग, तो मुझे उम्मीद है कि ये तीनों जो कंपनीज़ हैं उनमें काफ़ी स्टॉक्स में मूवमेंट की उम्मीद है। अगला जो सेक्टर है वो है ऑटो इंडस्ट्रीज। ऑटो इंडस्ट्रीज भी पिछले साल बिल्कुल ही हालत ख़राब थी बिकॉज ऑफ कोविड के कारण हार्डली
मतलब अगर देखा जाए तो पहले मार्च से लेकर जुलाई तक तो काफ़ी बदतर स्थिति में थी। कई सारी कंपनीज के जो हैं व्हीकल्स बिक ही नहीं रहे थे। लेकिन ये जो बजट में अभी ऐसा लग रहा है कि ऑटो इंडस्ट्रीज पे भी फोकस ऐसे आएगा, इनडायरेक्टली फोकस आएगा। डायरेक्टली तो गवर्नमेंट ने कुछ इसमें नहीं दिया है, लेकिन इनडायरेक्टली जो फ़ायदा होगा वो ऐसे होगा कि इस सेक्टर को गवर्नमेंट ने हाल ही में जो व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी लाई है उसका फ़ायदा मिलेगा ऑटो सेक्टर को, जो उन्होंने अनाउंस किया है बजट में। क्योंकि स्क्रैपेज पॉलिसी के अनुसार कमर्शियल व्हीकल जो कि 15 साल से ज़्यादा के हो चुके हैं और पैसेंजर कार जो कि 20 साल से ज़्यादा के हो चुके हैं उनको रिप्लेस करना पड़ेगा। तो ये मैंडेटरी है, जिनके भी व्हीकल जो है 15 साल से ज़्यादा हो चुके हैं कमर्शियल व्हीकल एंड पैसेंजर कार जो 20 साल से ज़्यादा हो चुके हैं उनको करना ही पड़ेगा। तो उसका बेनिफिट जो मिलेगा कमर्शियल व्हीकल मैन्युफैक्चरर और कार मैन्युफैक्चरर दोनों को मिलेगा। और ऐसा अनुमान है कि करीब करीब 5 लाख कमर्शियल व्हीकल जो है कि वो रिप्लेस होने वाले हैं इस स्क्रैपेज पॉलिसी के कारण। तो ऑब्वियसली इसका फ़ायदा जो मिलेगा इसके मैन्युफैक्चरर को मिलेगा। तो अगर कमर्शियल व्हीकल में देखा जाए तो जो मैन्युफैक्चरर जिसको फ़ायदा मिलेगा वो अशोक लेलैंड लिमिटेड, जिनकी काफ़ी बड़ी लॉरी ट्रक्स जो आती है जो कमर्शियल व्हीकल्स होते हैं। तो अगर इनको फ़ायदा मिलेगा, इनका प्राइस देखो तो 131 चल रही है एंड 52 वीक का जो हाई है 138 के लगभग है एंड 52 वीक का जो लो है 33। सो ये भी 4 टाइम्स हो चुकी है अपने 52 वीक के लो से एंड अभी काफ़ी उम्मीद है कि ये प्राइस अभी और ऊपर जाएगा। सेकंड जो है वो है टाटा मोटर्स लिमिटेड। टाटा ग्रुप की कंपनी है, काफ़ी फोकस है टाटा मोटर्स पे। ये भी हैवी व्हीकल में कमर्शियल व्हीकल में यूज़ होते हैं इनके जो व्हीकल होते हैं। ये अभी फ़िलहाल चल रही है 316 के आसपास एंड इनका आप देखो 52 वीक का जो हाई है 341 एंड 52 वीक का लो 63। अब नेक्स्ट जो कंपनी है वो है कार से रिलेटेड है, महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड। ये कार एंड जीप्स जो बनाती है, ये भी देखो तो इनका जो है 893 हाई है, 52 वीक का लो है 245 एंड 865 जो है इनका करंट ट्रेडिंग प्राइस है। एंड अभी इन्होंने अपना रिजल्ट भी अनाउंस किया है जिसमें काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया इनका Q3 का। सो उसका भी अब बूस्ट अप आपको देखने को मिल रहा है इसके स्टॉक प्राइस पे। फोर्थ जो कंपनी है वो है मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड। ये भी जो है ये अभी फ़िलहाल 7500 के आसपास चल रही है एंड 52 वीक का जो हाई है 8329 एंड जो लो है 4001। ये भी बहुत अच्छी स्टॉक्स है। एंड जैसे जैसे अभी हाल में गवर्नमेंट अपना पॉलिसी लाने वाली है, फाइनेंशियल जो भी पॉलिसी लाने वाली है, स्क्रैपेज पॉलिसी जो लाने वाली है, तो उसका फ़ायदा जो है वो इन कंपनीज़ को ज़रूर मिलेगा। खासकर पैसेंजर व्हीकल में अगर आप देखा जाए तो मारुति सुजुकी का बहुत बड़ा शेयर है एंड उसके बाद महिंद्रा एंड महिंद्रा का भी अच्छा खासा शेयर है। तो पैसेंजर कार में इन दो कंपनी को काफ़ी फ़ायदा मिलने वाला है। तो दोस्तों ये सब कुछ इंडस्ट्रीज और उनसे रिलेटेड स्टॉक्स हैं जिनको इस बजट का फ़ायदा मिलने वाला है ऐसा लग रहा है। एंड और भी कुछ सेक्टर्स हैं जिन्हें फ़ायदा होगा, लेकिन एक वीडियो में सभी को कवर करना पॉसिबल नहीं है बिकॉज वीडियो फिर काफ़ी लंबा हो जाएगा। इसलिए मैंने जो ज़्यादा फोकस सेक्टर है जिन पे गवर्नमेंट ने ज़्यादा जोर दिया है उन्हीं को मैंने सेलेक्ट किया इस वीडियो में। ये जो स्टॉक्स मैंने बताए हैं ये मैं कोई रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ आपको, मैंने केवल आप तक ये जानकारी पहुँचाई है कि आप इन स्टॉक्स को ट्रैक करें और अपना खुद का रिसर्च करने के बाद ही इन स्टॉक्स पर कोई डिसीजन ले। या तो आपके पास पोर्टफोलियो में है तो उनको बेचना है या उसमें और इंक्लूड करना है, अगर आपके पोर्टफोलियो में नहीं है तो और उसको इंक्लूड करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं, ये आप अच्छी तरह से रिसर्च करके ही डिसीजन लेना, तभी आप अपने पोर्टफोलियो में इनको इंक्लूड करना। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो एक लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ भी शेयर करें। आप चाहे तो कमेंट सेक्शन में जाकर अपना प्रेफर्ड स्टॉक भी लिख सकते हैं कि आप कौन सा स्टॉक प्रेफर करेंगे। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी सारी इन्फॉर्मेशन आपको मेरे वीडियो के ज़रिए पहुंच सके। तो चलिए अब वीडियो क्लोज़ करते हैं, फिर मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक्स।